नमस्ते। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, ये विषय वैसे तो 3-4 दिन पुराना हो चुका है और मेरे बॉस कहा करते थे कि अगर कोई खबर पुरानी हो जाती है तो फिर जनता उस पर ध्यान नहीं देती। लेकिन जिन लोगों को विषय के विश्लेषण से मतलब है, वो पुरानी खबर पर भी ध्यान देते हैं। तो आज हम जिस विषय का विश्लेषण करने वाले हैं, वो एक उपचुनाव से जुड़ा हुआ है और मेरा ख़्याल है कि जिस उपचुनाव की सबसे ज़्यादा आज चर्चा हो रही है, आप उसके बारे में समझ ही गए होंगे और थंबनेल से भी आपने पहचान ही लिया होगा कि हम बात कर रहे हैं बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की। अभी 3 राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव हुए, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार। इसमें से गुजरात के उपचुनाव की सीट तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई, लेकिन मध्य प्रदेश में और बिहार में जो उपचुनाव हुए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा जिस उपचुनाव की हो रही है, वो बिहार के बांकीपुर उपचुनाव की है। तो बांकीपुर सीट जो है ये खाली हुई थी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री नितिन नवीन जी के विधानसभा से राज्यसभा जाने के कारण। तो राज्यसभा जाने के कारण उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दिया और इस सीट पर उपचुनाव हुआ और ये उपचुनाव नितिन नवीन जी की सीट पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन कैंडिडेट को खड़ा किया था उनका नाम है नीरज सिन्हा और उनके खिलाफ जो जीतते हैं वो आप सबको पता ही है, प्रशांत किशोर, जो कि जनसुराज पार्टी के संस्थापक हैं। और जनसुराज पार्टी भी बहुत पुरानी पार्टी नहीं है। पिछले ही वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जी के और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन के दिन इस पार्टी की स्थापना हुई थी। तो मोटा मोटा 1 साल पहले बनी पार्टी ने उस पार्टी को हरा दिया जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जो इस समय भारत की सत्ता में काबिज है। 40 वर्ष जिस पार्टी को हो गए, उस पार्टी ने हरा दिया या उस प्रत्याशी ने हरा दिया जिसको खड़े हुए ही अभी 1 साल हुए। तो ये एक बड़ी खबर है और सामने से देखने पर तो यही नज़र आता है कि नितिन नवीन जी की पार्टी, नीरज सिन्हा जी हार गए हैं। एक तरीके से कहा जाए कि नितिन नवीन जी ही हार गए हैं, वो क्यों वो भी मैं बताता हूँ। और प्रशांत किशोर जीत गए हैं, जो कि सामने से देखने में है भी और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आत्ममंथन की बात है, क्योंकि एक सीट जो 1995 से नितिन नवीन जी के पिताजी नवीन सिन्हा जी और फिर बाद में नितिन नवीन जी के पास रही, कायस्थ वोटरों की रही। नितिन नवीन जी खुद कायस्थ हैं, कायस्थ मतदाता इस सीट पर बहुत अधिक हैं, वो हमेशा वोट देते रहे। उस सीट को आप हार जाते हैं, ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, तो निश्चित तौर पर ये आत्ममंथन करने वाली बात है। उसमें भी आप उससे हार जाते हैं जो 1 साल पहले ही आया है, तो ये आत्ममंथन करने वाली बात तो है ही। लेकिन इस नतीजे के मायने सिर्फ इतने ही नहीं रह जाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट की बात कहती है, जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, यानी बूथ लेवल को मजबूत करने की बात करती है, बूथ स्तर तक मजबूती की बात करती है, वो जब चुनाव हार जाती है, वो भी उपचुनाव, तो ये चिंता की बात लगती ही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि उपचुनाव में हार भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। ये विषय इतना अध्ययन का है कि इस पर एक शोध पत्र भी लिखा जा सकता है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई, तब से लेके अभी तक करीब 530 सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं, जिसमें लोकसभा और विधानसभा सीटें हैं। तो 530 सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं। इनमें से 426 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों ने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जीतती कितनी है, तो 232 सीटों पर वो चुनाव जीतती है। यानी भारतीय जनता पार्टी इसमें से मोटा मोटा 50% ही जीत पाती है। यानी अगर 10 चुनाव लड़ती है तो 5 वो हार जाती है उपचुनाव में। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की उपचुनावों को लेकर के रही है। दूसरी बात, अगर बांकीपुर विधानसभा की ही बात कर लें तो इस उपचुनाव में भी 32 से 34% मतदाताओं ने वोट दिया है। हालांकि जब चुनाव हुए थे तो उस समय भी 40% वोटर ही थे। और अगर आप उपचुनावों का इतिहास देखेंगे, इसे पढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से आपको ये डेटा मिल जाएगा। 2014 के बाद से जितने भी उपचुनाव हुए इन सब में आप देखेंगे तो पूर्वोत्तर को छोड़ दें और दक्षिण को छोड़ दें, 60% बहुत ही मैक्सिमम गया है। एक औसत जो वोटिंग रही है वो 50% तक जाती है। बांकीपुर में भी यही देखने को मिला, 32 से 34% लोगों ने ही इसमें वोट दिया, मतदाताओं ने ही इसमें वोट दिया। तो इसमें तो देखिए भाजपा की कमी है कि आप अपने मतदाताओं को ईवीएम तक नहीं ला सके, बूथ तक नहीं ला सके, जहां पर वोटिंग होती है उस स्थान तक नहीं ला सके।
प्रशांत किशोर जी की तारीफ करनी होगी कि प्रशांत किशोर जी जिनकी पार्टी 2025 में ही बनी और उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा, उनकी इच्छा भी थी कि वो बांकीपुर से चुनाव लड़े लेकिन नहीं लड़े और कई सीटों पर उनकी जमानत भी जब्त हो गई। ये हालत थी उनकी 2025 में और सबने उनको राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन अभी उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा लगाई, उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी। जो पिछले साल ये ज़्यादा दिख रहा था कि वो सोशल मीडिया पर हैं, ग्राउंड पर नहीं है, इस बार अपनी उन्होंने सारी ऊर्जा को एकत्रित करके ग्राउंड पर लगाया और ग्राउंड पर उन्होंने वोटर्स को वो खींचने में माहिर रहे और चुनाव जीते। तो ये प्रशांत किशोर के लिए बधाई की बात है और भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने की बात है। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उपचुनाव में हारना या उपचुनाव में पीछे रहना कोई बड़ी बात नहीं है। 2014 में भी मैं अगर आपको बताऊं तो 2014 में ही करीब 40 से 50 के आसपास सीटों पर चुनाव हुए और इसमें भारतीय जनता पार्टी 12 सीटें जीत रही थी, केवल 12 सीटें। ये तब हो रहा है जब आप एक प्रचंड बहुमत के साथ आए, उसके 6 महीने के भीतर भीतर आप ये सीटें हार रहे हैं। और मैं आपको 2017 की बात बताऊं, उस समय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम बने थे। तो ये दोनों लोकसभा सांसद थे उस समय तक, और जब इनकी सीट खाली हुई, जब ये राज्य के विधान परिषद में गए, तो योगी आदित्यनाथ जी की गोरखपुर की सीट थी और केशव प्रसाद मौर्य जी की फूलपुर की सीट थी। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव भी हार गई। आप सोचिए 2017 में ही 6 महीने पहले ही 312 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी 402 सीटों वाली उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ आती है, लेकिन जब उपचुनाव हो रहे हैं तो क्या नतीजा निकल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव हार रही है। तो ऐसा उपचुनावों में हमें देखने को मिलता है। तो प्रशांत किशोर जी ने ये चुनाव जीत लिया और ये चुनाव उस पार्टी के खिलाफ जीता है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जो किसी भी चुनाव में धनबल लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ती है। तो आपको याद होगा योगेंद्र यादव जी ने कुछ समय पहले एक बयान दिया था जिसमें वो कह रहे थे कि अब इस देश में फैसला जो है वो संसद से नहीं सड़क से होगा, और उसकी कोशिश वो कर भी रहे हैं, उनके सहयोगी भी कर रहे हैं। हर आंदोलन में योगेंद्र यादव जी जाते हैं और ये दिखाते हैं कि भाई इस देश में फैसला जो है वो सड़क से होगा। आंदोलन कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि सरकार को आंदोलनों के माध्यम से झुकाया जाए। लेकिन इसके उलट प्रशांत किशोर जी ने क्या करके दिखाया, वो निर्वाचन पद्धति में गए, चुनाव की पद्धति में गए, इलेक्टोरल लोकतंत्र की तरफ गए और उन्होंने चुनाव जीत के दिखाया। उन्होंने उस पार्टी को हराया जिसकी एक छवि बनी हुई है कि वो अजेय है, इनविंसिबल है। लेकिन अगर आप प्रशांत किशोर जी के पुराने इंटरव्यू देखें तो आपको पता लगेगा प्रशांत किशोर जी खुद कई जगहों पर कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी अजेय नहीं है, इनविंसिबल नहीं है। 2014 में ही जब वो सत्ता में आई तो कितने उपचुनाव तो वो हार गए। मैंने अभी आपको बताया कि 12 उपचुनाव जीते 40 से 50 उपचुनावों में। उसके बाद 15 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए तो भाजपा हारी, जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तो भाजपा हारी। इसके बाद कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर भाजपा हारी है। 2021 में जब ये लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में भाजपा जीत जाएगी, वहां पर भी भाजपा हारी। तो भाजपा अजेय नहीं है, ये बात प्रशांत किशोर पहले भी कह चुके हैं और इस समय उन्होंने अपनी शक्ति से ये करके भी दिखा दिया। यहाँ पर प्रश्न उठता है विपक्ष के ऊपर कि राहुल गांधी का जो विपक्ष है, जो हमेशा ये कहता है कि इस देश में अब फैसला संसद से नहीं होगा, जो इस बात को हवा देता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना नामुमकिन है, उनको इस पर सोच विचार करना चाहिए कि आप क्यों नहीं हरा पा रहे हैं। आप भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, आप उनके सामने घुटने टेक देते हैं, जबकि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी जो 1 साल पहले बन रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट को खा जाती है। तो ये विचार करने वाली बात तो कांग्रेस के लिए है, ये विचार करने वाली बात तो विपक्ष के लिए, योगेंद्र यादव जी जैसे लोगों के लिए है। अगला पहलू जो है इसमें वो ये है कि अब आरजेडी और कांग्रेस का क्या होगा। देखिए, प्रशांत किशोर जी ने चुनाव जीत लिया है, प्रशांत किशोर जी अब विधानसभा में बैठेंगे और मुझे उम्मीद है, और मेरी तरह बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि विधानसभा में अब ऐसे मुद्दों पर चर्चा देखने को मिलेगी जो तार्किक हैं, जिनकी आवश्यकता युवाओं को है। देखिए, आने वाले 5 सालों में जो जनता वोट देने वाली है, वो भी पीढ़ी है जिसने जंगल राज देखा, और वो पीढ़ी भी है जो जंगल राज और सुशासन दोनों देख चुकी है, और वो पीढ़ी भी होगी जिसने जंगल राज देखा ही नहीं। तो इन लोगों के लिए जंगल राज से बड़ा मुद्दा अब जंगल राज और सुशासन को दोनों को कंपेयर करना है, नीतीश कुमार जी के सुशासन को दोनों को कंपेयर करना है। और जाति के मुद्दे पर युवा वर्ग जो अभी दिख रहा है हमें, वो वोट देगा या नहीं, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि दिल्ली में आपने देखा जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुए, इसमें कौन जुड़ा, युवा जुड़े। झारखंड में आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ कौन जुड़ रहा है, वहाँ युवा जुड़ रहा है। पंजाब में, केरलम में, कर्नाटक में, इन सब जगहों पर युवा प्रोटेस्ट में हिस्सा बन रहा है। तो युवाओं के मुद्दे अब जाति के मुद्दे नहीं रह गए हैं। और वैसे भी बिहार में जाति बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन
आप ये देखिए कि बांकीपुर की सीट जो कायस्थ बहुल सीट है, वहां पर प्रशांत किशोर जीत रहे हैं जो खुद भूमिहार है। तो एक तरीके से बांकीपुर की जनता ने बिहार की जनता को और देश की जनता को ये दिशा दिखाई है कि अब जाति से ऊपर उठना है। जो व्यक्ति मुद्दा अगर रखेगा विकास का, जो व्यक्ति मुद्दा रखेगा रोजगार का, जो व्यक्ति मुद्दा रखेगा छात्र का, जो व्यक्ति मुद्दा रखेगा व्यवसाय का, उस व्यक्ति को चुनेंगे। और जब ये सारे मुद्दे प्रशांत किशोर विधानसभा में उठाएंगे तो मेरी बात मानिए दर्शकों कि प्रशांत किशोर की जो क्रेडिबिलिटी है, प्रामाणिकता है, वो बिहार राज्य में बढ़ने वाली है। प्रशांत किशोर पर जनता का भरोसा बढ़ने वाला है। जिन्होंने उन्हें राइट ऑफ कर दिया था 2025 में, वो विपक्ष, वो राष्ट्रीय विपक्ष कांग्रेस, हो सकता है कि इनके कंधे पर सवार होकर के वापस बिहार में अपनी जगह खोजें, क्योंकि आरजेडी के साथ तो वैसे भी उसके तालमेल बनते नहीं है। अभी मीसा भारती का आप बयान देख लीजिए, जब प्रशांत किशोर जीते तो मीसा भारती जो आरजेडी की हैं और तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव की बड़ी बहन है, वो क्या कहती हैं, उन्होंने कहा कि भाई प्रशांत किशोर का जीतना तो भाजपा का ही जीतना है। तो मीसा भारती जी को इतनी तकलीफ क्यों है? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जब प्रशांत किशोर विपक्ष में बैठेंगे तो वो मीसा भारती की आरजेडी का स्पेस खाएंगे, वो कांग्रेस का स्पेस खाएंगे। इतना ही नहीं, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी स्पेस खाएंगे। आने वाले समय में हो सकता है कि लड़ाई केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच में, और जनसुराज वो विपक्ष बनेगा या नहीं बनेगा। चिराग पासवान जी की पार्टी हो, चाहे लोजपा, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, चाहे हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हो, इन सब की पार्टियां अगर जनता के मुद्दे नहीं उठाएगी तो इन सब के वोट, इन सबको वोट देने वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो अपनी जाति को भूल करके वोट दे सकते हैं, वो चुन सकते हैं जनसुराज को। हो सकता है कि कांग्रेस का भी भरोसा जनसुराज के पास जाए। कांग्रेस के पास संगठन है, जनसुराज के पास संगठन नहीं है। जनसुराज के पास छवि है, जनसुराज के पास उम्मीद है। कांग्रेस के पास बिहार में ना तो वो छवि है, ना तो वो उम्मीद है। हो सकता है इन दोनों का तालमेल बने और ये दोनों आने वाले समय में विपक्ष के रूप में एक नया विकल्प है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बात आत्ममंथन की तो है ही, लेकिन ये विपक्ष के लिए भी आत्ममंथन की बात है कि उनका स्पेस जो हुआ करता था विपक्ष का, वो उनसे छिन जाएगा। आने वाले समय में बड़ी पार्टी कौन होगी विपक्ष की, ये एक प्रश्न होगा। सम्राट चौधरी या भारतीय जनता पार्टी तो चलिए अभी तो सत्ता एंजॉय कर रही है, लेकिन आज से 5 साल बाद दावेदारी ठोक सकते हैं प्रशांत किशोर। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में वैसे तो उपचुनाव बहुत कम महत्वपूर्ण है। अगर आप वीपी सिंह जी के उपचुनाव को छोड़ दें, जो अमिताभ बच्चन जी की सीट खाली करने के बाद हुई थी इलाहाबाद में, जो अभी प्रयागराज है, तो वहाँ वीपी सिंह जी उपचुनाव के माध्यम से संसद में आए और फिर बाद में वो प्रधानमंत्री भी बने और मंडल कमंडल का दौर शुरू हुआ। तो अगर उनके उपचुनाव को हम छोड़ दें तो ऐसा भारतीय राजनीति में उपचुनाव का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं रहा है। लेकिन बांकीपुर का ये जो उपचुनाव है, ये कुछ कारणों से कि अब बिहार की जनता क्या जाति के नाम पर वोट देगी या बिहार की जनता मुद्दों के नाम पर वोट देगी, एक अलग दिशा में लेके जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि प्रशांत किशोर विधानसभा में सही मुद्दों को उठाएंगे और विधानसभा में सही चर्चाएं होंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझसे कोई बात छूट गई हो या आपको लगता हो कि ये बात भी कही जा सकती थी, तो आप कमेंट करके हमें बताइए। इस वीडियो के लिए मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से काफ़ी डेटा लिया है, उन्हें धन्यवाद। और आप भी बता सकते हैं इस अध्ययन पर आपकी अपनी राय क्या है।